जब हम भारत में इस्लाम के आने की बात करते हैं तो अक्सर लगता है कि ये कोई एक घटना होगी, है ना? पर असल में ये कहानी किसी एक दिन की नहीं है। ये तो सदियों लंबा एक सफ़र है। एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूँ तो काफ़ी जटिल सफ़र। इसमें कई रास्ते हैं और हर रास्ते की अपनी अलग ही दास्तां है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस्लाम भारत पहुंचा कैसे? क्या इसका कोई एक सीधा साधा जवाब है या फिर कहानी में कई परतें हैं, जैसा कि हमने अभी बात की? और सच तो ये है कि इसका कोई एक जवाब है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत बड़ी नदी हो जिसमें कई अलग अलग धाराएं अलग अलग जगहों से आकर मिल जाती हैं और फिर मिलकर एक बड़ा साझा इतिहास बनाती हैं। कुछ ऐसा ही है भारत में इस्लाम का आना। तो चलिए इस बड़ी और पेचीदा कहानी को थोड़ा आसान बनाते हैं। हम इसे 3 मुख्य रास्तों में बांट कर देखेंगे। पहला रास्ता वो था व्यापार का रास्ता, दूसरा था सैन्य अभियानों का, और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा असरदार था, वो था सूफी संतों और सल्तनतों का रास्ता। तो शुरुआत करते हैं पहले रास्ते से, जो समुद्र के जरिए था, व्यापार के जरिए। और कमाल की बात यह है कि ये कहानी तलवार से नहीं बल्कि शांति और भरोसे से शुरू हुई, खासकर दक्षिण भारत के खूबसूरत तटों पर। देखिए, अरब के जो व्यापारी थे उनका भारत के मालाबार तट मतलब आज के केरल से सदियों पुराना रिश्ता था। ये कोई नई बात नहीं थी। तो जब इस्लाम का उदय हुआ, ये व्यापारी अपने साथ सिर्फ सामान नहीं बल्कि अपना नया मजहब भी लेकर आए। और यहाँ ये बात जानना बहुत जरूरी है कि ये सब बहुत शांति से हुआ, कोई जबरदस्ती नहीं थी। ये तो विचारों का एक स्वाभाविक लेन देन था। यहाँ के लोगों ने इन नई बातों को सुना, समझा और अपनी संस्कृति का हिस्सा बना लिया। और सोचिए जरा, ये जड़ें कितनी गहरी हैं। भारत की पहली मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद केरला में 629 एडी के आसपास बनी। 629 एडी, ये वो वक्त था जब पैगंबर मोहम्मद खुद हयात थे। इससे साफ पता चलता है कि भारत और अरब के बीच का ये रिश्ता कितना पुराना और कितना गहरा था। तो ये तो थी एक कहानी। अब दक्षिण की इन शांत लहरों से निकलकर चलते हैं भारत के उत्तर पश्चिम की तरफ। यहाँ कहानी एकदम पलट जाती है। ये तलवार और जीत का एक बिल्कुल नया अध्याय था। ये बात है साल 712 एडी की। मोहम्मद बिन कासिम की अगुवाई में एक फौज ने सिंध पर जीत हासिल की और इसी के साथ भारत का एक बड़ा इलाका पहली बार मुस्लिम शासन के तहत आया। जाहिर है, इस एक घटना ने न सिर्फ वहां की पूरी राजनीति बदल दी बल्कि इस्लाम के लिए एक ऐसा रास्ता खोला जो व्यापार वाले रास्ते से बिल्कुल बिल्कुल अलग था। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं, है ना? एक तरफ है दक्षिण भारत, जहां 7वीं सदी में इस्लाम आया व्यापार के जरिए, एक सांस्कृतिक लेनदेन की तरह, और दूसरी तरफ है उत्तर पश्चिम भारत, जहां 8वीं सदी में इस्लाम आया सैन्य जीत के साथ, जिसका मकसद था सियासी कंट्रोल। मतलब एक ही मजहब, लेकिन भारत में उसके आने के दो कितने अलग अलग तरीके थे। चलिए अब बात करते हैं तीसरे रास्ते की, और सच कहूं तो शायद ये सबसे ज्यादा असरदार रहा, जिसने पूरे उत्तर भारत में इस्लाम के फैलाव की नींव रखी। ये दौर था संतों के प्यार का और सुल्तानों की ताकत का। तो कहानी आगे बढ़ती है। 11वीं-12वीं सदी में महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के हमलों ने दिल्ली सल्तनत के लिए रास्ता बनाया, और ये सल्तनत कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। 300 साल से ज्यादा चली। फिर 1526 में बाबर आए और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इन बड़े बड़े साम्राज्यों ने सिर्फ राजनीति को ही नहीं बदला बल्कि कला, आर्किटेक्चर और कल्चर के लिए एक जबरदस्त माहौल भी तैयार किया। लेकिन एक मिनट, ये तो हुई सियासी ताकत की बात। इसी के साथ साथ एक और ताकत काम कर रही थी, एक आध्यात्मिक लहर, और वो था सूफीवाद। और इसका काम था दिलों को जीतना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे जो सूफी संत थे, उन्होंने लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचा। कैसे? जबरदस्ती से नहीं बल्कि अपनी सादगी, प्यार और बराबरी की बातों से। उन्होंने इस्लाम का एक ऐसा चेहरा दिखाया जो यहाँ के लोगों के दिलों को छू गया, उनकी अपनी सोच से मेल खा गया। और फिर आखिर में जाकर ये तीनों रास्ते, मतलब व्यापार का, जीत का और रूहानियत का, ये सब आपस में मिल गए, और इनके मिलने से बनी एक बिल्कुल अनोखी मिली जुली संस्कृति, जिसे आज हम बड़े फख्र से गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। और इस सदियों पुरानी बातचीत का नतीजा आज भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं। जरा सोचिए, आर्किटेक्चर में ताजमहल, सरकार चलाने के नए सिस्टम, उर्दू जैसी प्यारी जुबान, हमारे खान पान में जो सेंट्रल एशियाई और भारतीय स्वाद का मेल है,
या फिर मिनिएचर पेंटिंग और म्यूजिक की नई धुनें, ये सब उसी मिलाप की तो देन है। ये आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, ये जो अलग अलग ऐतिहासिक रास्ते रहे हैं, इन्होंने मिलकर आज हमारी पहचान को कैसे बनाया है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमें अपने इस मिले जुले शानदार अतीत को बेहतर समझने में मदद करता है।